Good evening everyone. Welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Niharika Valia and मैं आपके साथ में हूँ for UPSC EPFO 2020 General Accounting Principles and आज का हमारा टॉपिक एक कंटिन्यूएशन में चल रहा है. That was regarding admission of a partner. जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी चल रही थी जिसमें हमारे पास दो पर्सन्स थे ए एंड बी. नाउ सी wants to be a part of this organization. अगर सी चाहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने तो डेफिनेटली वी वांट हिम टू ब्रिंग सम मनी. हम चाहेंगे कि वो अपने साथ में एक तो कैपिटल लेकर आए ताकि हम लोग अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकें. उसके साथ साथ क्योंकि ए और बी का बिजनेस ऑलरेडी रिप्यूटेड था, इस्टेब्लिश था, तो उनके पास मार्केट में अपनी कहीं ना कहीं एक से थी, अपनी मार्केट में उनके पास एक रेप्यूटेशन थी. तो अगर सी उस रेप्यूटेशन को इनके साथ में शेयर करना चाहता है तो उसके बदले उसको भी पैसे लाने होंगे जिसे हम बोल देते हैं गुडविल. तो चलिए अब हम बात कर रहे थे इसका अगला टॉपिक, दैट वाज लास्ट मेथड ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन. गुडविल का जो हम वैल्यूएशन करते हैं दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, इट इज एक्चुअली अंडर AS 26 ऑफ इनकम ऑफ ICAI. इनकम टैक्स के कुछ डिफरेंट वैल्यूएशंस हैं तो दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट. बट आपके इसके करिकुलम के अंदर हमारे पास जो स्पेसिफिकली गिवन है कि AS 26 है दैट इज अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स जिसके अंडर हमारा गुडविल कवर्ड है और वो कहते हैं कि दिस इज इशूड बाय ICAI. तो अब वहां पर वो क्या कहते हैं कि उनका कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है. देखिए कैपिटलाइजेशन वर्ड जो है दैट इज लिंक्ड विद कि कोई चीज को हम अपनी बैलेंस शीट तक ले जाएंगे तो हम उसे कैपिटलाइजेशन कहते हैं. अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि हम गुडविल निकालने वाले हैं दो तरीके से. हम लोग या तो एवरेज प्रॉफिट्स को बेस मानकर या आधार मानकर चलेंगे या फिर दूसरा हमारे पास रहेगा कि हम सुपर प्रॉफिट्स को बेस मानकर चलेंगे. तो चलिए अब एक बार इस पर्टिकुलर पार्ट को भी रिव्यू कर लेते हैं. ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है वो एग्जैक्टली क्या कहता है. इसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, आप पहले एक बार तो एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लो. एवरेज प्रॉफिट्स मान लीजिए कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 5 सालों में हमने ओवरऑल 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया था. तो अगर 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया था तो डिवाइड बाय 5 कर दूंगी तो इससे यहाँ पर क्या आएगा, दैट मीन्स 20,000 पर पर एनम का मेरे पास एक प्रॉफिट बना. आम तौर पर हमारे पास अगर 1 लाख रुपए पिछले 5 साल में बने थे तो एक साल में कितना बना, 1 लाख डिवाइड बाय 5, तो 20,000 रुपीज का हमारे पास एक एवरेज प्रॉफिट बना है. अब ये देखिएगा आपको पहले ये पता लगाना है कि मार्केट की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है. मतलब मार्केट में अगर आप 100 रुपए लगाते हो तो उसके बदले आपको रिटर्न कितनी आती है. तो वो कहते हैं आप कैपिटलाइज करेंगे इन एवरेज प्रॉफिट्स को ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं यूनिटरी मेथड को. यूनिटरी मेथड क्या कहता है, अगर तो मैंने अर्न किए हैं, चलिए अब बात करते हैं. ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मतलब मार्केट से अगर मैं पैसा इस मार्केट में लगाऊं या इस बिजनेस में लगाऊं तो नॉर्मली सबको 10% के आसपास इसकी रिटर्न आ जाती है. मतलब ये जो 20,000 रुपीज मैंने लगाए हैं ये हो सकता है जितने रुपए मैंने लगाए हैं उसका क्या है, 10%. तो आप क्या कहोगे कि लेट्स जो आपका टोटल आपने पैसा लगाया होगा बी एक्स का जो 10% है वो ये 20,000 रुपए. ये चीज हम कर सकते हैं. तो एक तो मेरे पास ये रहेगा कि हम मानकर चले कि देखते हैं हमारी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी अगर 20,000 रुपए मेरे पास रिटर्न के तौर पर आया है. यहां पर वो कहते हैं कि नॉर्मली ये बिजनेस अगर 10% का आपको रिटर्न देता है तो 20,000 डेफिनेटली किसी चीज का क्या होगा, 20%. अगर वो मेरी रिटर्न है तो डेफिनेटली वो किसी का 20% है, सॉरी 10% है. चलिए यहां देखते हैं. अगर मैं मान लूं कि टोटल एक्स है, एक्स का 10% निकाला तो वो कितना आया होगा, 20,000 रुपीज जो मेरी वैल्यू थी.
ये जो 20,000 रुपए अगर वो किसी के 10% है तो टोटल कितनी कैपिटल लगा रखी होगी मैंने मार्केट के अंदर, दैट विल बी 20,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर वो कितना आया, दैट मीन्स रुपीज 2 लाख या फिर 2 लाख रुपीज आए। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, हम लोग ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए कमा रहे हैं जो कि किसी का 10% है। तो अगर ये किसी चीज का 10% है तो क्या करो, आप बोलो कि 20,000 अगर किसी चीज का 10% है तो 100% कितना होगा। देर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। आप x मानकर चलो और x के बेस पर इसकी वैल्यू निकाल दो कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी x है, तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू रुपीज 20,000। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जिससे आप देख सकते हो वो है कि 20,000 अगर रिटर्न है तो मतलब ये किसी चीज का 10% है, तो इसका 100% कितना होगा। मतलब ये 20,000 रुपए कमाने के लिए हमने लगाए होंगे 2 लाख रुपए। ये रुपए हमने लगाए होंगे वो कह रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप पता लगाओगे एक्चुअली आपने कितने लगाए हैं। आपने कैपिटल इंप्लॉयड निकाली, मतलब आपके पास टोटल एसेट्स आपने कितने लगाए हैं बिजनेस में। सिर्फ याद रखना इसमें गुडविल नहीं आती और कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आते हैं। फिक्टिशियस मतलब जो एसेट है ही नहीं, बस हम लिख देते हैं, वो वाली टर्म्स हो गई। जैसे आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक खर्चा इकट्ठा होकर पड़ा था जो हमने एक और किया था। अगर आपको ध्यान रहे तो हमने एक टॉपिक किया था जिसका मतलब नाम था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं उसके केस में भी तो यही था। वो वाली चीजें आप टोटल एसेट्स निकालते हुए नहीं निकालेंगे। आपको ये पता लगाना है कि ओवरऑल आपके पास कितने एसेट्स हैं, उसमें से आप बाहर वालों की लायबिलिटी माइनस कर देंगे। मतलब बिजनेसमैन की लायबिलिटी छोड़कर उसका कैपिटल हमारे पास छोड़कर। तो आप क्या करोगे, पहले सारे के सारे एसेट्स लिख लोगे और उसमें से बाहर वालों का जितना पैसा होगा माइनस कर दोगे। वो आपको देता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया हुआ है। तो हम कहते थे कि 2 लाख रुपए आपने लगाए होंगे और मान लीजिए मैंने उससे कम लगाए हुए हैं, मैंने 1,50,000 रुपीज लगाए थे। कैपिटल इंप्लॉयड की जो मेरी वैल्यू निकली वो थी 1.5 लाख रुपए। इसका मतलब इस मार्केट में नॉर्मली लोग 10% कमाते हैं, लेकिन मैंने शायद ज्यादा कमाया। मैंने 1,50,000 रुपीज लगाए और कमाई मैंने 2 लाख रुपए के अकॉर्डिंग कर दी। इसका मतलब क्या होगा, मैं मार्केट में ज्यादा कमा पा रही हूं क्योंकि सिर्फ एक रीजन होगा, वो है गुडविल। गुडविल के कारण मार्केट के अंदर मेरी वैल्यू अच्छी है, जिसके कारण मेरे पास पैसा ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर मेरी जो गुडविल निकल कर आएगी वो होगी 50,000। दैट्स बिकॉज मैं मार्केट में एक्स्ट्रा कमा पा रही हूं, तो यहां पर हमारी वो गुडविल निकल आएगी। चलिए एक बार इसका एक क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। यहां पर मैंने बोला है कि एक कंपनी है, उसका एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख रुपए पिछले कुछ सालों में और वो 10% रेट ऑफ रिटर्न पर चल रहे हैं। मतलब ये 2 लाख रुपए किसी चीज का क्या है, 10%। तो अगर ये किसी चीज का 10% है तो इसका 100% कितना होगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 20 लैक्स। 20 लाख रुपीज आपने मार्केट में लगाए होंगे। तो वो कहते हैं अच्छा ये भी बता दो एक्चुअल कितने लगाए हैं। कहते हैं हमने तो सिर्फ 16,20,000 रुपीज लगाए थे। अगर आपको मार्केट में जितनी रिटर्न आप कमा रहे हो उतनी कमानी हो तो आपको 20 लाख रुपीज लगाने थे, लेकिन आपने 16,20,000 से ही उतनी वैल्यू निकाल ली जितनी आपको बाहर के लोगों को 20 लाख रुपए से मिल रही है। दैट मीन्स आपका मार्केट में एक एज है। मतलब मार्केट में आपके एक गुडविल है कि लोग चाहते हैं कि आपसे वो चीज बाय करें। तो अगर आप कम भी पैसा लगा रहे हैं मार्केट के अंदर तो भी आप ज्यादा कमा पा रहे हैं। तो यहां पर आएगा 2 लाख माइनस 16,20,000, तो आपका गुडविल आ गई 3,80,000। मार्केट में आपने लगाया कितना था
और अगर जितना आप कमा रहे हो उतना कमाना हो तो कितने पैसे लगाने हैं, इन दोनों का डिफरेंस है 3,80,000। मुझे लगा था कि अगर ग्रो करना है तो मुझे 20 लाख रुपए लगाने होंगे, लेकिन उतनी ग्रोथ मेरी 16,20,000 में ही आ गई। दैट मीन्स शायद मार्केट में मेरा कहीं ना कोई नाम था, उसके इसी कारण मैं पैसे कम भी लगा रही थी मार्केट में तो भी मुझे इतनी अच्छी रिटर्न्स आ रही थी। तो यहां पर हमने बेस उठाया है आपके एवरेज प्रॉफिट्स को। चलिए अब बात करते हैं अगला, सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं? कहते हैं मार्केट में नॉर्मली लोग जो पैसा कमाते हैं उसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स, और हम मार्केट में उनसे ज्यादा कमा रहे हैं। वो कहते हैं कि सुपर प्रॉफिट इज दैट सिचुएशन जहां पर मार्केट में आपकी कमाई ज्यादा है। पिछले वाले पार्ट में मैं देख रही थी कितना पैसा लगाया है, लेकिन यहां पर जब मैं बात कर रही हूं तो मैं सुपर प्रॉफिट्स की बात कर रही हूँ। सुपर प्रॉफिट्स मतलब कितने पैसे मैं एक्स्ट्रा कमा रही हूँ मार्केट में बाकी बैठे अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा। और क्यों? अगर मैं पैसे ज्यादा कमा रही हूँ तो डेफिनेटली उसका रीजन होगा कि मेरी क्लाइंटेज अच्छी है, यहाँ तो मेरी मार्केट में एक नेम और फेम ऑलरेडी है कि जहां पर लोग मेरे पास स्पेशली बाय करना आना चाहते हैं। तो सुपर प्रॉफिट हमारा क्या होता है? जब एवरेज प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। ये मार्केट हमें प्रॉफिट देती, ये हमने कमाया है। अगर हमने ज्यादा पैसा कमाया है तो वो इसलिए कमाया है क्योंकि मार्केट में हमारा एक नाम है। तो यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी सुपर प्रॉफिट्स की। तो आप पहले क्या करते हो? आप पहले अपनी निकालते हो कैपिटल इंप्लॉयड, मतलब जितने रुपए आपने मार्केट के अंदर लगाए हैं। तो आप क्या करोगे? उसके बाद आपने क्या करना है? कैलकुलेट करने हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स और साथ साथ एवरेज प्रॉफिट्स। मतलब आपने पहले तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है। कहते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आप क्या करो, पहले जितने पैसे मार्केट में आपने लगाए हैं, मतलब टोटल एसेट्स में से आप माइनस कर दो बाहर वालों का पैसा। टोटल एसेट्स जितने आपने एसेट खरीदे उसमें से जो भी बाहर वाले का पैसा है उसको हमने माइनस कर दिया। तो जब आपने इसमें से बाहर वालों का पैसा माइनस कर दिया तो आप क्या करोगे? आपको मिल जाएगा आपका बेसिक कैपिटल एम्प्लॉयड। जब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है तो उस कैपिटल एम्प्लॉयड का हम यूज कैसे करते हैं? कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने मार्केट में कितना पैसा लगाया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पर आप नॉर्मली कितना कमा लेते हैं आप वो पता लगाएंगे। नॉर्मली जितना आप कमा लेते हैं उसकी वैल्यू का बाद में आप इस्तेमाल करेंगे आपकी सुपर प्रॉफिट निकालने में। इस वाले पार्ट को चलिए एक सीधा न्यूमेरिकल से डिस्कस करते हैं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ये थोड़ी ऐसी टर्म्स है जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं और इनमें से एमसीक्यूज उठाए भी जा सकते हैं। उन एमसीक्यूज को मैं आज की क्लास में एंड में डिस्कस भी करने वाली हूँ। अब वो कहते हैं कि सुपर प्रॉफिट्स के केस में क्या होता है? हम लोग इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं जहां पर हमारा प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली मार्केट से ज्यादा अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे पास में 2 लाख रुपए हैं। मतलब हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था? हम मार्केट से 2 लाख रुपए के आसपास कमा लेते हैं, दैट इज 2 लाख रुपीस। हम मार्केट से हमारे पास 2 लाख रुपीस की वैल्यू आ जाती है। फिर वो कहते हैं मार्केट में अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट कमाने जाऊं, मतलब जो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड थी, मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड थी 16,20,000। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास में क्या था? 16,20,000 की नॉर्मल कैपिटल थी और जो हमने लगाई है हम उसकी वैल्यू का यूज करेंगे। हम कहते हैं 16,20,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड थी और हमारा एवरेज प्रॉफिट जो निकल कर आता है वो 2 लाख रुपए है। तो वो कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे बताओ मार्केट से कितना कमा लेते हो? कहते हैं 16,20,000 हमने लगाई थी और मार्केट देती है 10% का रेट। अगर मार्केट हमें 10% का रेट देती है तो उस केस में हम क्या करेंगे? कहते हैं अगर मार्केट आपको 10% का रेट देती है तो ऑल यू नीड टू डू इज आप उस 10% का इस्तेमाल करें। यहां पर हमने क्या किया है? ये जो 10% है, ये देखिए मैंने 16,20,000 का किया 10%। मैंने मार्केट में कितना लगाया? 16,20,000। उसका 10% कितना आया? 1,62,000। मतलब अगर मैं आज 2 लाख रुपए कमा जरूर रही हूं, लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो शायद मैंने 1,62,000 रुपीज कमाने थे। तो अगर मैंने मार्केट से 1,62,000 कमाने थे लेकिन कमाए मैंने 2 लाख है,
कहते कुछ तो होगा, तो वो अमाउंट आपकी 38,000 है। ये आपकी है सुपर प्रॉफिट्स, मतलब आप मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। तो अगर आप 38,000 रुपीज कमा रहे हैं मार्केट से, कहते हैं सुपर प्रॉफिट कैसा हो रहा है, कहते हैं ये तो 10% के रिटर्न के हिसाब से है। अब आप क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा, अगर 38,000 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहे हो, सुपर प्रॉफिट, 10% के हिसाब से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को नीचे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो कहते हैं अगर 38,000 आपकी 10% है, तो इसका मतलब 100% कितना होगा, तो कहते हैं आपकी गुडविल आएगी उसी के बेस पर 3,80,000। पुराने केस में हमने क्या किया था, हमने कैपिटल्स को बेस लिया था और उनको कंपेयर किया था। यहाँ पर हम कैपिटल्स को नहीं देख रहे, एवरेज प्रॉफिट के ऊपर नहीं जा रहे, हम सुपर प्रॉफिट के बेस पर जा रहे हैं। हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा क्यों कमा रहे हैं, और अगर हमने एक्स्ट्रा कमाई की है तो उसी के बेस पर हमारी गुडविल कितनी निकलेगी। ओके, चलिए अब आप बात करते हैं प्रीमियम मेथड। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन हमारे बिजनेस में आएगा, तो वो क्या करेगा, वो कैश लेकर आएगा। हम कहते हैं कि वो अपने साथ में कैश में दो चीजें लाता है, एक कैपिटल का हिस्सा, और कैपिटल के साथ साथ उसे अपने साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाना होता है। इसे हम गुडविल भी कहते हैं, हम इसे प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं। जब कोई पर्टिकुलर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, तो उसको कैपिटल तो लानी ही लानी है, लेकिन कैपिटल के साथ साथ उसको गुडविल का अपना हिस्सा भी लाना होगा, क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक गुडविल, हमारा नाम शेयर करने वाला है, जो पहले उसने नहीं किया था। तो यहाँ पर आया, दिस मेथड इज फॉलोड व्हेन द न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो कैश में अपना पैसा ले आया है और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को देगा। देखिए, अगर ए और बी ये दोनों ऑलरेडी पार्टनर्स थे, मैं सी हूं और मैं इनकी पार्टनरशिप का हिस्सा बनना चाहती हूँ, सबसे पहली चीज जो वो मुझे पूछने वाले हैं वो ये पूछेंगे कि अगर मैं उनकी पार्टनरशिप का पार्ट बनना चाहती हूँ, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा। तो वो मुझे कहेंगे कि अगर आपको पार्टनरशिप का पार्ट बनना है, सो इन दैट केस आपको हमारी गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। तो मैं उनसे पूछूंगी आपकी गुडविल की वैल्यू बता दो, तो वो कहते हैं हमारी फर्म की टोटल गुडविल इतनी है, अगर जितना शेयर आपको चाहिए, अगर मैंने बोला मेरे को 1/5 शेयर चाहिए, कहते हैं गुडविल का 1/5 शेयर आपको देना होगा, क्योंकि हम दोनों ने मार्केट में अपना नाम खड़ा किया है और आप उसी नाम के साथ चलने वाले हो, तो जितना हमारे गुडविल का हिस्सा आपके पास रहेगा वो आपको पैसों में देना होगा। मतलब अगर मैंने 2 लाख रुपए की गुडविल देखी है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो 2 लाख की गुडविल के अंदर 1/5 हिस्सा मैं हूं सी, मुझे लेकर आना होगा। दैट मीन्स यहाँ पर कितना आया, 40,000 रुपीज मुझे अपने घर से लाने होंगे, ताकि मैं ए बी एंड एसोसिएट्स का हिस्सा बन सकूं। तो इसे हम कहते हैं प्रीमियम मेथड। कितनी गुडविल उसको लेकर आनी है, और ये जो गुडविल वो लेकर आएगा, अब दोनों ने, ए और बी ने अपना अपना केक का एक पार्ट छोड़ा है, उन्होंने अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा सिर्फ सी के लिए छोड़ दिया है। तो अगर वो सी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दे आर लीविंग देयर शेयर फॉर सी, अगर वो सी के लिए अपना कोई हिस्सा छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, वो वाली जो गुडविल उनके नाम पर आई है, वो अपनी गुडविल का हिस्सा ले जाएंगे। ये उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। वो अपना कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर वो पैसे गुडविल के लिए ला रहा है, तो वो हमारे पैसे हैं, हमने मेहनत करके इस बिजनेस को खड़ा किया था, तो ये वाला पैसा हमारी कैपिटल में डाल दो, और जब हमें ठीक लगेगा ये पैसा हम अपने कैपिटल्स में से निकाल लेंगे। और ये पैसा जो उनको मिलता है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलता है। जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया, नया पार्टनर की गुडविल का उतना हिस्सा उन्हें मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर हमारी बुक्स में पुरानी एक गुडविल ऑलरेडी पड़ी थी, तो अब एक बात करते हैं, अगर पुरानी वाली गुडविल ऑलरेडी उसमें गिवन थी और नया पार्टनर, वो कहते हैं पहले आप क्या करोगे, जो पुरानी वाली गुडविल थी आपको पहले उसे खत्म करना होगा। कैसे खत्म करोगे, पुरानी वाली गुडविल आपकी डेबिट थी, क्योंकि वो एक एसेट था। मैंने आपको एक चीज बताई थी, हम लोग कभी भी ना जर्नल एंट्रीज के अंदर जाकर इसको कट नहीं कर देते। इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले हमने गुडविल को डेबिट किया था कि हमने एक एसेट बनाया है जहां पर ए और बी पार्टनर्स थे। अब हम क्या करेंगे, इस एसेट को
खत्म करेंगे। अगर एसेट खत्म करेंगे, इस एसेट को बनाने वाले ए एंड बी थे, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ए और बी के नाम पर चल रही थी, तो जितनी गुडविल उन्होंने बनाई थी तो पहले आप उनकी उतनी गुडविल की वैल्यू निकाल लो और वो वाली गुडविल को आप डेबिट की जगह क्रेडिट कर दो। इसका मतलब एक एसेट था, उस एसेट को हमने खत्म किया है, तो वो क्या होगा, डेबिट की जगह वो क्रेडिट हो जाएगा। और कौन सी रेशो में, जिस रेशो में उनकी गुडविल बनती है, मतलब इनकी ओल्ड रेशो के अंदर। बस इतना याद रखिएगा, पुरानी चीजें हमेशा पुराने पार्टनर्स की रहेंगी और नई चीजें जो नया पार्टनर ला रहा होगा या नए पार्टनर के बेस पर आ रही होंगी वो यहां पर रहेंगी। रीवैल्यूएशन मेथड। अब क्या हुआ, हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास एक पुरानी गुडविल पड़ी थी, अब जैसे ही नया पार्टनर आया हमने रियलाइज किया कि गुडविल जो हमने अपनी बुक्स में दिखा रखी है वो तो 4-5 साल से पुरानी है और पिछले 4-5 सालों में हमने एक अच्छी ग्रोथ दिखा दी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपनी गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, जो हमने पीछे मेथड्स नहीं किए हैं, आपका एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, वो तीनों के तीनों मेथड्स इसी का हिस्सा है। कहते हैं क्या करेंगे हम, कहते हैं अगर कोई पुरानी गुडविल ना दिख रही हो बुक्स के अंदर, कहते हैं अगर पुरानी गुडविल नहीं दिख रही तो नई वाली गुडविल बना दो, इसे हम कर देंगे क्रिएट। और अगर एसेट क्रिएट होता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। ये याद रखिएगा, डेबिट करेंगे और टू करते हैं ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि पुराने पार्टनर्स थे उनका पैसा था तो उन्हीं की गुडविल कहलाएगी। गुडविल क्रिएट करोगे डेबिट साइड पर और बोलोगे ये तो इनकी कैपिटल में डालो, क्योंकि इन लोगों की गाढ़ी मेहनत के कारण ये बिजनेस चल रहा है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, अगर गुडविल कोई थी नहीं मार्केट के अंदर तो हम पहले उसको रेज करेंगे, पूरी अमाउंट को हम नोट करें कि हमारी इस बार की गुडविल क्रिएट हो गई है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स हम पहले बना लेंगे और उसके बाद नए पार्टनर का जितना वो पैसा ला रहा होगा उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने टोटल गुडविल का उसके पार्ट का हिस्सा, क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए था तो प्रॉफिट के चक्कर में जो उसने हमारी गुडविल का हिस्सा बाय किया है तो उसका हिस्सा हम अपने साथ में ले जाएंगे। मतलब गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कर दो और फिर ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल कर दो, लेकिन यहां पर आएगी सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये वाली चीज बताती हूँ जो मैं भी बता रही हूँ, ये आगे एक एंट्री में कवर्ड है। अगर गुडविल हमारी ऑलरेडी बुक्स के अंदर है, कहते हैं फिर एक काम करो पहले उसे एडजस्टमेंट करो, क्योंकि अगर पुरानी कोई गुडविल पड़ी नहीं तो मुझे क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नई वाली गुडविल नोट की और काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आउटडेटेड, पुरानी, गलत कोई गुडविल चली आ रही है तो वो गुडविल को पहले मुझे सही करना होगा। और याद रखिएगा यहाँ पर सही करना क्रॉस और टिक लगाना नहीं होता, यहाँ पर अगर डेबिट किया हुआ था उस चीज को पहले क्रेडिट करके उसको न्यूट्रलाइज कर दो, जैसे हम एसिड और बेस के साथ में करते हैं यहां पर भी। अब देखते हैं वो कैसे करते हैं। अगर आपकी बुक्स के अंदर हमारे पास में ऑलरेडी गुडविल दिख रही है तो क्या होगा, वो कहते हैं हमारे पास गुडविल दिख रही थी 1 लाख रुपीज की, ठीक है, अगर मेरे पास 1 लाख की गुडविल दिख रही थी तो वो जो गुडविल दिख रही है अब वो कहते हैं ये ओल्ड पार्टनर्स को अपने साथ ले जाने का हक है। तो आप क्या करोगे, आप जितनी वैल्यू हमारे पास कम दिख रही थी, वो कहते हैं व्हेन द गुड वैल्यू ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स इज लेस देन द अग्रीड वैल्यू, हमें और गुडविल दिखानी, कहते हैं 1,20,000 की गुडविल दिखानी है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, मैंने सोचा था मेरे पास 1 लाख की गुडविल है लेकिन जब हमने रीवैल्यू किया तो वो 1,20,000 की निकली। तो आपको क्या करना होगा, नई वाली गुडविल को जो 20,000 रुपीज है उसको दिखाने होंगे। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक बार इसके बारे में ध्यान से सोचिएगा। अगर पहले मेरी गुडविल 1 लाख थी, जब ए और बी ही इसका हिस्सा थे, जब 5 साल बीत चुके हैं हमें काम करते को, 5 साल पहले हमने गुडविल की वैल्यू निकाली तो वो इतनी आ रही थी, अब 5 साल बाद उसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई है। इसका मतलब पहले मैं 1 लाख रुपए कमा सकती थी अपनी रेपुटेशन के बेस पर, अब मैं 1,20,000 पर हूं जो मेरी रेपुटेशन के बेस पर। 1 लाख तो ऑलरेडी नोटेड है, तो क्या मैं इसको दोबारा नोट करूं या फिर मैं सिर्फ बचा हुआ हिस्सा नोट करूं। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर पहले 1 लाख रुपए खड़े थे बिजनेस के अंदर ऑलरेडी एज गुडविल, अब मैं दिखाना चाहती हूँ 1,20,000, तो क्या मैं पहले पूरे 1 लाख खत्म करूं या क्यों ना सिर्फ 20,000 रुपीज नए इकट्ठे कर दूं और मेरा काम हो जाएगा।
अगर सेकंड वाला सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो, सिर्फ 20,000 रुपीज नए दिखाओ और आपका काम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, लेकिन याद रखना ये 20,000 भी नया पार्टनर नहीं है। ये जो जो रेपुटेशन में 5 साल में इंक्रीज हुआ है, इसमें नए पार्टनर का कोई हाथ नहीं है, पुराने पार्टनर्स की मेहनत। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कि गुडविल आपकी डेबिट होगी टू ओल्ड पार्टनर्स। अब वो कहते हैं उसके बाद आप क्या करोगे, अगर हमारे पास गुडविल ज्यादा थी, मान लीजिए पहले हमारी गुडविल दिखा रहे थे हम 50,000 की, और अब वो कहते हैं कि हमारी गुडविल 50,000 की नहीं है, तो वो कहते हैं, अब ये से इसी क्वेश्चन में उठा लेते हैं, अब हमारी वैल्यू दिखा रही थी 1 लाख, लेकिन हमें पता चल रहा है कि आज हमारी मार्केट गुडविल की वैल्यू सिर्फ 60,000 रह गई है। तो क्या हमें अपनी गुडविल सही नहीं करनी चाहिए? अगर हम अपनी गुडविल का बढ़ना नोट कर सकते हैं ताकि जो नया पार्टनर आ रहा है वो नई अमाउंट ही लाए, तो क्या अगर वो अमाउंट गलत हुई तो हम उसे गलत को सही नहीं करेंगे? तो कहते हैं आप उसको सही करो। अगर आपके पास गुडविल आती है तो आती हुई गुडविल मतलब एसेट का इंक्रीज आपको हमेशा डेबिट करना है, और अगर आपका एसेट जा रहा है तो आपको उसे क्रेडिट करना है। सो इन दिस केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, अगर आपकी गुडविल बड़ी है तो आप उसको डेबिट साइड पर डाल दो, क्योंकि एसेट जब भी बढ़ेगा, एसेट याद रखिएगा, एसेट बढ़ता हुआ हमेशा डेबिट होता है और लाइबिलिटी बढ़ती हुई हमेशा क्रेडिट। अगर मेरी गुडविल पिछले साल से बड़ी है तो पहले मैं अपनी असली वाली नई वाली गुडविल नोट करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं एसेट को कर दूंगी डेबिट, गुडविल का बढ़ना मैं कर दूंगी डेबिट, और वो पैसा देना किसको है, पार्टनर्स को तो देना है, तो पार्टनर्स को दो। तो वो कहते हैं गुडविल को डेबिट कर दो और पार्टनर्स के अकाउंटों में डाल दो कि ये इसका पैसा है, ये उसका पैसा, गुडविल बढ़ी है तो उन्हीं के जिम्मे है, और अगर गुडविल कम हुई है तो गुडविल आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट, और पार्टनर्स के अकाउंट कर रहे हो डेबिट, की भैया इनके अकाउंटों से ये पैसा निकाल लो। ये कह रहे थे कि इनका इतना रुतबा है, अब तो रुतबा कम हो गया है, शायद ढंग से काम नहीं करते, तो उनके अकाउंटों में से आप इस अमाउंट को डेबिट कर दोगे। और अब आप सोच रहे हो कि ये डेबिट क्यों कर रहे हैं, याद रखिएगा सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। जब भी आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट साइड पर डालना, जब भी कैपिटल आपकी कम होगी तो वो हमेशा डेबिट साइड पर आएगी। तो यहां पर हम नोट करने वाले हैं कि कैपिटल का इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड, कैपिटल का डिक्रीज हुआ तो डेबिट साइड। तो हम गुडविल को अपनी सही वैल्यू पर लेकर आएंगे ताकि हम उसको ढंग से नोट कर सकें। एक और चीज है, ये पुरानी बुक्स के अंदर आज भी चल रहा है, वैसे तो अब ये AS 26 के अंदर है, बट इसका एक पार्ट अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी दिखा दिया जाता है, इन केस वहां पर इसको डिस्क्राइब करना पड़े। आज के टाइम पर ये ICAI की जो बेसिक जो पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड्स इशू है उसमें AS जो आपका 26 है वो डिफाइन करता है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन AS 10 के अंदर भी गिवन है, तो मैंने उसका रेफरेंस साथ में रखा है। वो कहते हैं गुडविल होती क्या है, कहते हैं पैसा या पैसे की फॉर्म में लाने वाला कोई भी अमाउंट अगर आप लेकर आते हैं बिजनेस के अंदर, हम उसे यहाँ पर कहते हैं गुडविल। क्योंकि आप ला रहे हो, वो कहते हैं क्योंकि आप, ये गुडविल क्या होती है, वो कहते हैं कोई भी बिजनेस कनेक्शन के कारण या आपके रुतबा या आपके ट्रेड नेम के कारण जो आप बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हो। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट ब्रांड्स लाइक नाइकी, वी टॉक अबाउट प्यूमा, वी टॉक अबाउट ऑल दोज बिग ब्रांड्स। बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो सिर्फ अपने नाम के आगे ये बोल देते हैं कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और लोग भाग कर उनके प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। दैट्स बिकॉज उनकी मार्केट में एक रेपुटेशन, एक गुडविल है। तो वो कहते हैं उनकी रेपुटेशन के बेस पर जो उनको बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं नॉर्मली गुडविल जो होती है वो आप तब तक नहीं दिखाते जब तक वो पे नहीं की जाती। याद रखिएगा मैंने आपको कहा था सेल्फ जेनरेटेड, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है, जहां पर हम कहते हैं कि हमारी वैल्यू इतनी है, वो कहते हैं नहीं, जब तक कोई उसके लिए पेमेंट नहीं करता या आपने गुडविल की पेमेंट नहीं की है तब तक आप अपनी बुक्स में उसको नोट नहीं कर सकते। और क्योंकि ये एक इनटैंजिबल एसेट है तो एसेट, हमारे फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर क्या लगती थी, डेप्रिसिएशन। तो ये जो इनटैंजिबल एसेट्स हैं इनको भी हम खत्म करते हैं, और इनको खत्म करने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ये मैंने एक क्लास में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो जब आप दोबारा सुनते हैं तो आपको उनका कनेक्शन याद आता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, व्हेनेवर इट इज रिकॉर्डेड इट शुड बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक वक्त के हिसाब से आप उसकी वैल्यू को कम करते हैं। अब देखिए
पहले ए और बी पार्टनर्स थे। जब ए और बी पार्टनर्स थे तो जो हमारी बैलेंस शीट थी उसमें क्या हो रहा था, हमारी जो कैपिटल है, हमारी कैपिटल के साथ में यहाँ पर कुछ रिजर्व्स दिख रहे थे। रिजर्व्स का मतलब होता है पुराना जोड़ा हुआ पैसा। हम लोगों ने अगर ए और बी काम कर रहे थे तो ए और बी ने अपनी अपनी तरफ से बिजनेस के अंदर कुछ कुछ पैसे तो डाले होंगे, तो जो उन्होंने पैसा अपनी मेहनत से यहाँ पर डाला है वो ए और बी का पैसा जोड़ा हुआ वो रिजर्व्स के अंदर चला जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं ये वाला पैसा जो उन्होंने उसके अंदर डाला है तो वो किसका होगा। अगर ए और बी ने इसमें पैसा डाला है तो क्या वो नए वाले पार्टनर का भी होगा? क्या उसने इसके लिए कोई मेहनत करी है, या फिर वो अपने बिजनेस के सिर्फ रेपुटेशन के लिए पैसा देगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मेरे पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है, मतलब जब सिर्फ ए और बी काम कर रहे थे और कोई नहीं था, जब ए और बी इस बिजनेस का हिस्सा थे, सिर्फ ए और बी जब इस बिजनेस का हिस्सा थे, तब इन्होंने पाई पाई जोड़कर जो प्रॉफिट्स इकट्ठे किए थे, आप उसका क्या करने वाले हैं? तो वो कहते हैं अगर उस टाइम पर उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे तो वो पैसों पर हक क्या नए पार्टनर का भी होगा या सिर्फ पुराने पार्टनर्स का होगा? जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया पर्सन आएगा वो हमारी गुडविल का हिस्सा ले सकता है, वो कैपिटल का पार्ट बन सकता है, लेकिन याद रखिएगा हमारे बिजनेस की जो पुरानी चीजें थी वो आज भी पुराने पार्टनर्स की होंगी। तो पहले पुराने पार्टनर्स उनको बांट लेते हैं और फिर नई फर्म का शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये इनजस्टिस नहीं हो जाएगा कि ए और बी ने अपनी रेशो के अंदर जो उनको सही लगी थी, मान लो 1:1 की रेशो थी, दोनों ने इक्वल इक्वल पैसा अपनी एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स के लिए पैसे के लिए इकट्ठा करते चले गए। अब जब सी आ रहा है तो मान लीजिए इनके बिजनेस की जो रेशो है वो 2:1:1 होने वाली है, तो सेविंग पहले 1:1 के अकॉर्डिंग करिए और बाद में इसको बांटेंगे बाई 2:1:1। दैट डजंट मेक अ लॉजिक, क्योंकि अगर आपने जिस तरीके से उसको सेव किया था आप उसी तरीके से अपने अपने पैसे का हिस्सा लेकर जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट आपके एमसीक्यू में बन सकता है एंड आई एम गोइंग टू टेस्ट इट इन द एंड। तो चलिए अब बात करते हैं अगले पार्ट की, और याद रखिएगा ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का जोड़ा हुआ पैसा है और उन्हीं के पास ये पैसा जाएगा। अब क्या हुआ, जैसे ही सी हमारे बिजनेस के अंदर आया तो हमने अपने एक बार बिजनेस को ढंग से इवैल्यूएट किया कि हमारे बिजनेस में क्या है, कितना पैसा हम दिखाते हैं, क्या है और कैसे वो दिखाया गया है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारे सारे के सारे एसेट्स को रिव्यू करते हैं और सारी की सारी लाइबिलिटीज को रिव्यू करते हैं। मतलब हम कहते हैं सारे एसेट्स देखो, क्या एसेट्स की वैल्यू में कोई चेंज आया है? क्या 1 लाख रुपए की चीज 1,20,000 की हो गई? अगर मेरी कोई पेमेंट थी जो मैंने 80,000 की करनी थी, मतलब मेरे क्रेडिटर को मैंने 80,000 रुपीज देने थे, आज मेरा क्रेडिटर कहता है कि कोई बात नहीं मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ 10,000 का, तो मैंने जहां पर 80,000 देने थे अब मैं वहां पर उन्हें सिर्फ 60,000 दे रही हूँ। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, मुझे तो फायदा हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज की जिस वक्त सी आ रहा है हम तब वैल्यू चेक करते हैं, क्योंकि अगर वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा वो बोलेगा आप तो सब कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नोट कर रहे हो, जब मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने आ रहा हूं तो क्या मैं अपडेटेड आज आपकी क्या वैल्यू है मुझे वो जानने का हक नहीं है? तो कहते हैं आप एक काम करो, सारे एसेट्स को देखो, क्या कोई एसेट ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड तो नहीं है, उसकी वैल्यू ज्यादा तो नहीं दिखा रखी या कम तो नहीं दिखा रखी, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अनरिकॉर्डेड एसेट तो नहीं पड़ा कोई, कई बार ऐसा होता है कुछ एक एसेट्स होते हैं जो नोट नहीं हो पाते हैं, तो अगर वो नोट नहीं हो पाए हैं, सी के आते वक्त हमारी नजर पड़ गई तो हम उसको नोट कर लेंगे, अपनी पुरानी लाइबिलिटीज को नोट कर लेंगे। इसके पीछे एक रीजन है, अगर कोई नया पर्टिकुलर पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने वाला है तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास कितना पैसा उसके आने से पहले था, ताकि हम बाद में उसे बोल सके कि देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना कमाती है और तुम्हारे आने से हमें बेनिफिट होगा तो बढ़िया, अगर नहीं हो रहा होगा तो हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें कितने पैसे और उसके लिए देने पड़ सकते हैं। तो वो कहते हैं हम ये सब जानने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो रही है नहीं हुई है, हमारी वैल्यूज जो बदली हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं, वो सारी चेक करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ
दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। जस्ट लाइक आपके बाकी सब अकाउंट्स की तरह यहाँ पर हमारे पास ये वाला पार्ट है आपका डेबिट साइड, ये वाला पार्ट है आपका क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो हम यहाँ भी यही करने वाले हैं। आपके पास जो भी एसेट्स हैं आप उन एसेट्स को कर देंगे डेबिट, जो भी लाइबिलिटीज हैं आप, अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है तो चल दो डेबिट के अंदर, अगर आपका एसेट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो आप उसे कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड पर। इन शॉर्ट, एक्सपेंसेस आपकी लाइबिलिटीज से जुड़े होते हैं, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कोई ना कोई लाइबिलिटीज भी आगे आएंगी। तो जब भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है आप उसको यहाँ पर डालेंगे। दैट इज, अगर आपका एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, आपकी लाइबिलिटीज में कोई बढ़ावा आ गया है, बोझ बढ़ रहा है आपके बिजनेस पर, तो उसको डेबिट साइड पर डालना। और अगर बोझ कम हो रहा है बिजनेस का, या आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो आपको वो क्रेडिट साइड पे डालना है। इसका मतलब पहला पॉइंट, बाय इंक्रीज इन एसेट, बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमारे पास एसेट बढ़ रहे हैं। देन बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी, हमने जो लोन्स ले रखे थे वो लोन्स की वैल्यू अब कम हो गई है, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी है। अगर कोई एसेट मिल गया जो हमें याद ही नहीं था कि हमारे पास था, आप उसको नोट करेंगे तो वो एक अनरिकॉर्डेड एसेट आ गया। बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर आपने, क्या होगा, ये वाली वैल्यू, ये दो चीजें हैं, लॉस एंड प्रॉफिट, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर्स हैं, ये भी बताती हूँ इसका क्या करते हैं हम। ऊपर यहाँ पर इंक्रीज इन एसेट आया, जब मेरा बिजनेस पॉजिटिवली ग्रो कर रहा होगा तो वो आपको कहाँ डालना है, क्रेडिट साइड पर। अगर आपका बिजनेस इंपैक्ट हो रहा होगा तो आपको डेबिट साइड पर डालना है। एसेट बढ़ना मेरी पॉजिटिविटी है कि मेरे पास चीजें बढ़ रही हैं, आज मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास और चीजें आ रही हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो आपकी पॉजिटिव साइड है, वो आपको डालना है क्रेडिट साइड पर। और यहाँ पर आप डालते हैं डेबिट साइड पर 2 और क्रेडिट साइड पर बाय। तो आपने क्या करना है, बाय साइड पर एसेट का इंक्रीज दिखाना है, लाइबिलिटी गिर रही है उसको रिकॉर्ड करनी है। अगर आपके एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब आपके बिजनेस से सामान जा रहा है, आप उसको डेबिट साइड पर डालेंगे। फिर अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करेंगे उस केस में, आपके लिए जो बोझ है वो बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वो भी एक नेगेटिव टर्म है। और अगर आपके पास एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, कोई लाइबिलिटी है जिसे हम रिकॉर्ड ही करना भूल गए थे, अगेन एक और बोझ, हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे आपके बिजनेस में ज्यादा पॉजिटिव वाली वैल्यूज है, मतलब यहाँ पर आया 10,000, 12,000, 14,000, और यहाँ पर आपके पास आया 10,000, देन 2,000। मैं यहाँ पर कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास टोटल बन गया 10 + 12। हम स्पेसिफिक वैल्यूज ही चूज कर लेते हैं, वो स्पेसिफिक वैल्यूज क्या रहेंगी। चलिए, यहाँ पर हम वैल्यू में क्या उठाएंगे, हम डालेंगे हमारे पास 10,000 रुपीज के एसेट्स की साइड पर इंक्रीज था, फिर हमारे पास 15,000 का इंक्रीज था, और हमारे पास डेबिट साइड पर डाल देते हैं 10,000 का डिक्रीज। हुआ क्या, मुझे शायद कोई एसेट मिला होगा जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, अगर उस वैल्यू की इंक्रीज हो गई तो वो पॉजिटिव साइड पर चला गया। मेरे पास बिजनेस में पॉजिटिव साइड पर 25,000 आए, नेगेटिव साइड पर 10,000 आया, तो मतलब ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर मैं नॉर्मल मैथ्स की लैंग्वेज में बताऊं तो +25,000 है और -10,000 है। तो आपके पास एंड में आकर जो आंसर है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, प्लस की वैल्यू ज्यादा है, तो हमारे पास 10 या 15,000 रुपए जो है उसका एक इंक्रीज है, मतलब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मेरा कितना आ गया, 15,000 रुपीज। जो हमारा प्रॉफिट है ऑन रिवैल्यूएशन कम्स आउट टू बी 15,000। अब ये जो प्रॉफिट होगा ना, याद रखिएगा, ये पुराने पार्टनर्स का है। जब ए और बी बिजनेस का हिस्सा थे, ये तब के बिजनेस को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जब आज सी आने वाला है तो हमारे बिजनेस की वर्थ क्या है, हमने उसके आने पर अपनी बिजनेस को रिवैल्यू किया है। तो अगर वो अभी भी बिजनेस के बाहर खड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्रॉफिट कमाया है ये जाएगा हमेशा, इसको नोट करना, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स को ये पैसा मिलना चाहिए इन देयर ओल्ड रेशो, क्योंकि बिजनेस उन्होंने खड़ा किया, सारी मेहनत उनकी, तो ऑब्वियस सी बात है ये पैसा भी उन्हीं के पास
जाएगा। सो यहाँ पर आपको उस चीज को नोट करना होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि कौन कौन सी इनकी चीजें बनाने वाली हैं। पहले हमारा बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये देखता है कि आपके पास एसेट्स में कोई इंक्रीज आया है, लायबिलिटीज कोई बढ़ गई हैं। अगर आपके पास लायबिलिटीज कम हो गई या एसेट्स कम हो गए, उनमें से कोई भी वैल्यूज हो तो आपको डालनी है। फिर अगर ये कहते हैं पुराने वाले कोई प्रॉफिट पड़े हैं, कोई गुडविल डालनी है नहीं, आप उन सब की वैल्यूज नोट कर लो। फिर आप क्या बनाएंगे, इनके कैपिटल के अकाउंट। कैपिटल का अकाउंट का मतलब होता है कि जब भी इनके कैपिटल के अंदर कोई पैसा बढ़ रहा होगा, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, उनकी पुरानी कैपिटल कितनी पड़ी थी। अगर इनकी कैपिटल बढ़ रही है बाय एडिशंस, कोई प्रॉफिट आया तो वो सब यहाँ नोट होगा। और अगर आपके बिजनेस से उनकी कैपिटल कम हो रही है क्योंकि लॉस हो गए हैं जी, तो लॉसेस आप यहाँ नोट करेंगे। लॉसेस के अलावा अगर अब ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसने ड्राइंग्स कर ली, तो ड्राइंग्स भी आपकी इस तरफ नोट होंगी। तो याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट बनता है जब आप रिवैल्यूएशन कर चुके हैं और जर्नल एंट्रीज डाल चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में देखेंगे अगर उनके अकाउंटों के अंदर पैसा जा रहा है, अगर उनकी कैपिटल बढ़ रही है, तो आप वो सब चीजों को क्रेडिट साइड पर डालेंगे, क्योंकि सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। हम लोग जब भी आपकी कैपिटल में कोई भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पर डाल देंगे, और अगर किसी कारण आपके बिजनेस से उनका डला हुआ पैसा कम हो रहा है तो वो डेबिट साइड पर जाएगा। इसके बाद हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। उनको जितने पैसे जो नया पर्टिकुलर पर्सन लाया है, नया पैसा, वो देख लो कितना है, और एंड में आप अपनी नई वाली बैलेंस शीट बनाओ। नई वाली बैलेंस शीट में क्या होगा, नए वाले पार्टनर की कैपिटल ऐड हो जाएगी, और उसके आने पर अगर कोई नया एसेट आया है तो उन सब की डिटेल्स भी आ जाएंगी। तो इन शॉर्ट ये इतनी सारी चीजें बनाते हैं जब कोई नया पर्टिकुलर पर्सन हमारे बिजनेस का हिस्सा बनने आ रहा हो। चलिए अब देखते हैं इसी सब को जो हमने आज पढ़ा है इन द टर्म्स ऑफ एमसीक्यू कैसे आ सकता है। जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रही होगी तो उसका ऑर्डर क्या रहता है। पहले है रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा है बैंक अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट, चौथा है आपका कैपिटल अकाउंट। तो अभी जो हमने देखा उसके बेस पर सोचिए, तो पहले हम क्या करते हैं, क्या हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्या हम पहले बैंक अकाउंट बनाते हैं, क्या हम पहले बैलेंस शीट बनाते हैं, या फिर हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट्स। एक बार अच्छे से सोचो, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसा टॉपिक किया था, तो एक हिंट देती हूँ, बैलेंस शीट हमेशा अंत में आती है। बैलेंस शीट बिल्कुल बिजनेस जब अपनी बुक्स क्लोज कर रहा होता है तब हम बनाते हैं। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे। आता ही नहीं, 1 पहले आ नहीं सकता, 4 पहले आ नहीं सकता। तो अब देखते हैं क्या होगा। पहला है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनता ताकि हम पता तो करें कि एग्जैक्टली हमारे बिजनेस में ग्रोथ कितनी हुई है। उसके बाद आप क्या बनाओगे, पहले आपको बनाने पड़ेंगे इनके कैपिटल के अकाउंट। पता तो चले रीवैल्यूएशन से जो पैसा आया है उनका इम्पैक्ट इन लोगों की कैपिटल पर कितना पड़ा है। कैपिटल निकालने के बाद ये बताओ बिजनेस के अंदर हमारे पास कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है, और एंड में आकर आप बना दो बैलेंस शीट। तो इसका आंसर हमारे पास रहता है, हमारे पास सबसे पहले आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा हमारे पास आएगा कैपिटल अकाउंट, फिर आप बनाएंगे बैंक अकाउंट, और फिर एंड में आप बनाएंगे बैलेंस शीट। मतलब इसका आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज 1, 4, 2 एंड 3। देखिए, तो मैंने यहां पर आपके लिए बना दिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनेगा, बिजनेस को रीवैल्यू तो करो, नया पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है, हमें जानना पड़ेगा उसके आने से पहले पहले हमारे पास कितना पैसा है, तभी तो उसको बता पाएंगे हम कहाँ स्टैंड करते थे और उसे कितना पैसा लाना है। फिर जर्नल एंट्रीज डाल लो, जितने एक्यूमुलेटेड पुराने हमारे प्रॉफिट्स है पहले ही निकाल लो, ताकि जब वो आए तो हम नए सिरे से पूरा बिजनेस शुरू कर सकें। फिर अपने कैपिटल अकाउंट्स बनाओ, उसने जो पैसे लाए हैं और जो हमारे पैसे हैं उनको एडजस्ट करेंगे, और उनका पूरा एंड में आकर कितना पैसा बना बिजनेस का वो हम निकालेंगे, और एंड में हम क्या बनाएंगे, हमारी बैलेंस शीट। तो इस तरीके से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। अब आया आपके जो मैंने गुडविल वाला इतना सब करवाया था, अब ये उसमें से एक क्वेश्चन है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है।
क्या ये डिफरेंस है नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के बीच में? क्या ये एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट है ओवर नॉर्मल प्रॉफिट? ये नॉर्मल प्रॉफिट को ही कहते हैं या ये एवरेज प्रॉफिट को ही सुपर प्रॉफिट कहते हैं? एक बार नाम से सोचिए, सुपर प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो शायद आम तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब नॉर्मल तो ये नहीं है, फिर एवरेज भी नहीं है। अब इन दोनों में देखिए कौन सा होगा। आपने किया था कि सुपर प्रॉफिट इज बेसिकली एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास क्या है, हम ज्यादा कमा रहे थे मार्केट के अंदर, मार्केट में नॉर्मली तो कमाई कम होती है, हमने ज्यादा कमा लिए पैसे, तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस या हमारा ज्यादा एक्सेस कमाना। ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, बच्चा डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड के अंदर कंफ्यूज होगा, इनमें से कौन सा चूज करें। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होना। तो इसका आंसर रहेगा एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी तो सुपर प्रॉफिट होंगे, हम दुनिया से ज्यादा कमा रहे हैं तो वो हमारे पास आएगा सुपर प्रॉफिट। अगला, इन ऑर्डर टू बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप के अंदर एडमिट करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब वो कहते हैं कि अगर आपको पार्टनरशिप का हिस्सा बनना है तो आपको किस किस से कंसेंट लेनी होगी। अगर ए और बी पहले पार्टनर्स थे और सी कहता है कि वो इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बनना चाहता है, तो किस किस की परमिशन चाहिए होगी। क्या एक पार्टनर की परमिशन काफी है? क्या हाफ पार्टनर्स, मतलब अगर 10 पार्टनर्स है तो उनमें से 5 मान गए तो काफी है, या सारे पार्टनर्स को मानना होगा, या 1/3, मतलब अगर आपके पास टोटल 6 पार्टनर्स हैं तो इसका 1/3 कर लीजिए, दैट मीन्स 2 पार्टनर्स का मानना जरूरी है। एक बार सोचिए मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे वहां पर भी ये कहीं ना कहीं है, और एडमिशन का जो प्रीवियस क्लास थी उसमें भी ये डिस्कशन हुआ था कि अगर नए पार्टनर को, नए वाले पर्सन को हमारे बिजनेस में आना है तो क्या हम उसे ऐसे ही आने देंगे या सब पार्टनर्स की उसके वैल्यू चाहिए। तो याद रखिएगा, यूनैनिमस कंसेंट होनी चाहिए, हर एक पार्टनर को मानना होगा कि नया पार्टनर आ सकता है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों मानेंगे तभी ही सी इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बन पाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। अब वो कहते हैं जो पैसा जोड़कर रखा हुआ था वो किसके बीच में बांटा जाएगा। ये मैंने डिस्कस किया था, अभी मैंने कहा था ये क्वेश्चन एमसीक्यू में मैं फॉर्म में डालूंगी। अब देखिए, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, ये जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो किन के बीच में बांटा जाएगा। पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में, पुराने पार्टनर्स में अब नई रेशो जो बनाई है उसमें, ओल्ड और न्यू दोनों इसका हिस्सा होंगे नई वाली रेशो के अकॉर्डिंग, या ओल्ड एंड न्यू पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। पुराना जुड़ा पैसा किसके बीच में बांटा जाएगा और किस तरह से। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ये पैसा जोड़ा था ओल्ड पार्टनर्स ने तो उन्हीं के ऊपर इसका हक रहेगा, और याद रखना उनकी पुरानी रेशो में ही ये पैसा बांटा जाएगा। नए वाले पार्टनर का उनके जोड़े हुए पैसे पर कोई हक नहीं है। तो आपको याद रखना है कि दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो के अंदर। सो ये हमारे पास इसका टॉपिक था। अब एक और चीज सुनिए, ये वाला टॉपिक मैंने आपको अभी एमसीक्यूज के तौर पर ही कराने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको आपको कंसेप्ट में या प्रैक्टिकल वाली थ्योरी में करवाती तो शायद दिक्कत आ सकती थी। तो इस केस में आप इस एमसीक्यू के थ्रू एक कॉन्सेप्ट समझिए। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर हमारे पास एक अपकमिंग पार्टनर है, मतलब ए और बी की पार्टनरशिप फर्म थी, सी इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बन रहा है, उसने अपने हिस्से की कैपिटल तो पे कर दी, वो कहता है ये लीजिए मेरे हिस्से की कैपिटल, लेकिन वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा। वो कहता है मैं कैपिटल गुडविल लाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन अभी मेरे पास कैश क्रंच है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको थोड़े वक्त में आपकी गुडविल का हिस्सा भी दे दूंगा। तो अब ये पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, क्या ये पैसा कैपिटल में से निकाल लें, या उसका जो प्रॉफिट आएगा उसमें से निकाल लें, या गुडविल की कंडीशन को छोड़ दें, या फिर नन ऑफ द अबव।
एक बार दोबारा सुनिए, अपकमिंग पार्टनर, नए पार्टनर जब बिजनेस में आ रहा है, तो अगर वो गुडविल का हिस्सा नहीं ला पा रहा तो हम क्या करने वाले हैं? याद रखिएगा, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रही हूं। गुडविल एक ऐसी अमाउंट होती है जो आपकी रेपुटेशन का पैसा है। अगर हम अपने नए नए पार्टनर्स को आते वक्त उनके कैश क्रंच या किसी बेस पर बोल देते कि कोई बात नहीं, आप हमारी रेपुटेशन का हिस्सा छोड़ दो, आप जितना कैपिटल रहे हो, आपकी जितनी प्रॉफिट है वो चीज तो हमें मेंटेन करनी है, तो आपका बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाएगा। अगर आपको सामने वाले की तरफ से पैसा चाहिए तो आप उसे बोलते हो कि सुनो, अगर आप बिजनेस का हिस्सा बन रहे हो तो आपकी जो कैपिटल है, हम उसके हिस्से में से हमारी गुडविल का हिस्सा निकाल रहे हैं। अगर आप 1 लाख रुपए की कैपिटल ले आए हो तो कैपिटल में से अगर हमारा हिस्सा बिजनेस का 20,000 रुपए हमारी गुडविल का हिस्सा था, तो ये 20,000 कम कर लो और आपकी कैपिटल बिजनेस में मानेंगे हम 80,000, और ये जो 20,000 थे ये हमारे थे, क्योंकि आप अब ए बी एंड एसोसिएट्स का नाम यूज करने वाले हो। तो ना हम इसको वेव ऑफ करते हैं और ना ही हम इसको प्रॉफिट में से निकालते हैं, हम उसकी कैपिटल कम कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास आंसर रहता है कि ये हम उसकी कैपिटल में से निकाल लेते हैं। अब कैपिटल में से निकालने के 2 पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, हमने फंडामेंटल्स में किया था फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। अगर हमारे पास उस पर्टिकुलर पर्सन की कैपिटल फिक्स्ड है, वो कहता है आपकी जो कैपिटल है उसको तो छेड़ ही नहीं सकते हो, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में से नहीं निकालेंगे, हम उसकी करंट अकाउंट में से निकालेंगे। एक दो वॉलेट्स रखे थे उस पर्टिकुलर पर्सन ने फिक्स के अंदर, एक घर के लिए एक बाहर के लिए। जो घर वाला है वो छेड़ता ही नहीं है, जो बाहर वाला है उसमें जितना पैसा आ रहा है जा रहा है वो उसके अंदर चलता है, तो हम उसी अकाउंट में से ये पैसा निकाल लेते हैं। और नॉर्मल जब हमारा सब कुछ एक ही अकाउंट में बनता था तो हम कैपिटल अकाउंट में से ये पैसा निकाल लेते हैं। और किस रेशो में निकालेंगे? कहते हैं हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जितना गुडविल का हिस्सा हमारा था वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, और वो हम लेकर भी जाएंगे हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। तो ये है हमारा पूरा टॉपिक। यहाँ पर मेरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर खत्म होता है। थैंक यू।